तो इस वीडियो में हम लोग सेल के पूरे कंसेप्ट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे सेल। सेल यानी कोशिका, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका होती है तो कैसे होती है, इसमें हम लोग समझेंगे। तो सेल यानी कोशिका, तो कोशिका जो होती है जीव की सबसे छोटी इकाई, यानी जो बॉडी है इसकी सबसे छोटी यूनिट पार्ट यानी सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, कोशिका को कहते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। तो कोशिका होती है। कोशिका का जो है वो बायोलॉजिकल नेम साइटो है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो, इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मृत कोशिका, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किस कोशिका का खोज किया, तो मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इस नाम को कैसे याद रखेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को हुक से निकालते हैं, हुक से। तो हुक से नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, हुक से याद रखना है कि रॉबर्ट हुक। आखिर कोशिका कैसी है, तो बहुत यूनिट पार्ट होती है, छोटी, एकदम छोटी चीज होती है। तो छोटी कोशिका यानी मृत कोशिका, मृत कोशिका बोल सकते हैं यहाँ पे। मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे बात करेंगे जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अच्छा, जीवित को इंग्लिश में बोलते हैं लाइव, तो लॉ से लाइव, लॉ से लीवेनहॉक, लॉ से लाइव, लाइव यानी जीवित, लाइव सेल, तो लॉ से लाइव, लॉ से लीवेनहॉक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया। अब यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल मतलब इस पूरी पृथ्वी पर, तो ओवरऑल माने सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं। तो ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये एक तरबूजे के आकार की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ओवरऑल में हम लोग मालूम कर लिए कि ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है और सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन यानी मानव। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है और सबसे लंबी कोशिका किस में पाया जाता है। तो मानव में बात करेंगे अगर, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी मेल के शुक्राणु में पाए जाते हैं। शुक्राणु को इंग्लिश में एस्पर्म बोलते हैं, एस्पर्म में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो अंडाणु में पाए जाते हैं, ये फीमेल में पाए जाते हैं। अंडाणु ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग को ये सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि ओवम क्या होते हैं, शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं, इसको बारे में पढ़ाया जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। ये न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन का निर्माण न्यूरॉन से ही मिलकर हुआ है। न्यूरॉन यानी इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूरॉन पाया जाता है। दिमाग का निर्माण न्यूरॉन से ही हुआ है। इसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। अब यहाँ पे पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन की बात करें, पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है। पुनर्निर्माण मतलब होता है कि अगर कोई भी कोशिका तेजी से रिप्लिकेशन, माने तेजी से कोशिका का बनना, रिप्लिकेशन होना पुनर्निर्माण कहलाता है। यानी सबसे तेजी से कोशिका किसमें बनता है, तो यकृत, यकृत यानी लीवर। लीवर यहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के दाएं साइड में लीवर पाया जाता है। यहाँ पे अगर कट जाए, चोट लग जाए तो यहाँ पे कोशिका बहुत काफी तेजी से बनती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। वही अगर हम बात करें दिमाग की, तो दिमाग में कोशिका नहीं पाई जाती है, ये न्यूरॉन का बना होता है। इसीलिए अगर कोई मार दिया गलती से माथवा पर, तो चोट लग जाएगा कपारवा के अंदर, तो बन जाइएगा आप बंदर। तो यहाँ पे सबसे तेजी से रिप्लिकेशन किस में होता है कोशिका का, तो लीवर में होता है सबसे तेजी से रिप्लिकेशन। इसीलिए क्या करता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या बोलता है,
जो हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं तो अगर हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि पकड़ कर और चालान वालान काट देती है। इसलिए काट देती है कि आप सुरक्षित नहीं रहते हैं, आप हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं। तो इसलिए कि आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। तो आर्टिकल 21 के तहत आपसे चालान काटा जाता है, आपको पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आप पहने हैं हेलमेट या नहीं। कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी यूनिट पार्ट होती है, बहुत ही छोटा होता है जिससे अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो कोशिका कि बाहरी जो परत है यानी जिस झिल्ली से बंद रहती है उसका नाम पड़ा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कोशिका की बाहरी परत है, बाहरी दीवार है। तो कोशिका की बाहरी दीवार का नाम क्या पड़ा? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। अब जब कोशिका के अंदर देखा गया और इसको जूम करके तो इसके अंदर पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा गया तो इस शेप में पाया गया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग को ये चीज मालूम होगा कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन काहे कहा जाता है ये चीज नहीं मालूम होगा। आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरे के पूरे इस कंसेप्ट को पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि आखिर कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं और एनर्जी जो बनता है कहाँ बनता है, ये पूरे के पूरे इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया को जूम किया गया तो देखा गया क्या कि इसके अंदर एक घुमावदार आकृति पाई जाती है, घुमावदार आकृति। तो इस घुमावदार आकृतिया का नाम पड़ा क्रिस्टी। क्रिस्टी। तो हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को की आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी में क्या होता है कि ये क्रिस्टी हमारे फेफड़े से जुड़ा रहता है, फेफड़े। अब क्या होता है? फेफड़े में आया रहता है हम ब्लड आता है फेफड़े में और वहां से ऑक्सीजन मिल जाता है तो बनाता है क्या? ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑक्सीश्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सीश्वसन होता है। और ऑक्सीश्वसन इसमें जो साइकिल चलता है यानी क्रिस्टी में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, तो इसमें जो साइकिल चलता है जिसका नाम पड़ा है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रेब साइकिल्स के दौरान किसका निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर कितना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज से मिलता है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न रहा कि एक ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो 38 एटीपी से। 38 एटीपी के मिलने से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज जब टूटते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए 2500 से 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है एनर्जी। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जहां पर भी एनर्जी बन रहा है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाने का कार्य करता है। तो पूरे के पूरे ये मालूम चल गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या करती है शरीर में, इसमें कोशिका में इसका क्या काम है? तो एनर्जी बनाना। तो एनर्जी बनाने का कार्य करती है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन शरीर के पूरे विभिन्न हिस्सों में उंगली के लिए अलग एनर्जी चाहिए, आंख से देखने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, बाल निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, नाक के लिए अलग एनर्जी चाहिए, यानी बॉडी के अनेक हिस्सों में अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए। तो आखिर तो एनर्जी है तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में चाहिए एनर्जी। तो विभिन्न हिस्सों में जो एनर्जी लेकर जाता है उसको बोलते हैं गोल्जी
बॉडी, गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि शरीर में एनर्जी जो बनता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी बनी रहती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, पहुंचाने का कार्य करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी। और यहाँ पे हम लोग जान गए कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ऑक्सी श्वसन किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन। इसमें जो क्रिस्टी होती है तो इसके अंदर जो साइकिल चलती है जिसको क्रेब्स साइकिल्स के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी बॉडी में ऊर्जा देने का कार्य करता है, इसीलिए इस ऊर्जा को पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि सिर्फ उसमें एनर्जी बनता है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी को हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER क्या होते हैं, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, यानी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नाजुक होते हैं, वो इधर उधर अगर हिलेंगे तो फूट जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बन पाएगा, जबकि मनुष्य को संपूर्ण 24 घंटे कम से कम बेहतरीन लाइफ जीने के लिए 24 घंटे में 2700 यानी 2500 से 2700 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो क्या एनर्जी बन पाएगा बॉडी में, नहीं बन पाएगा बॉडी। तो नहीं बन पाएगा तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर रखना है। तो यही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर रखता है कौन, तो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को संभाल कर इसको रखता है ताकि ये फूटे नहीं, इसको नष्ट ना हो जाए। तो इसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षित रखने का कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, एगो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे समझना है आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ हो गया, तो क्यों स्मूथ हो गया, और ये जो है रफ हुआ तो रफ आखिर काहे हुआ। तो ये स्मूथ इसलिए हो गया कि इसमें देखा गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि इसमें वसा पाया जा रहा है, यानी तैलीय किस्म का सब पदार्थ पाया जा रहा है। तो तैलीय होने के कारण यानी ये स्मूथ हो गया। तो इसमें वसा का निर्माण किसमें होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसमें होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब आखिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, आखिर रफ यानी खुरदुरा हुआ तो काय हुआ। तो जब इस इंडोप्लाज्मिक को जूम करके देखा गया तो इसमें खुरदुरे टाइप का कुछ पाया गया, और इस खुरदुरा टाइप को और जूम करके जब देखा गया तो इसमें राइबोसोम पाया गया, यानी नीचे वाले हिस्से में क्या पाया गया, राइबोसोम। और जब उस राइबोसोम को और जूम करके देखा गया तो उसमें पाया गया प्रोटीन। तो इसमें राइबोसोम पाए जाने के कारण यानी प्रोटीन पाए जाने के कारण ये रफ हो गया, आधा रफ हो गया और आधा स्मूथ हो गया। अब जो होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। अब जो होता है प्रोटीन आगे चलकर दो हिस्सों में बट गया, एक हो गया 70S और एक हो गया 80S। 70S मतलब होता है 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और 80S माने होता है 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये जो होता है 70S और 80S ये जीव की आकृति को बतलाता है कि आखिर जीव है तो कैसा है। जैसे हम लोग उच्च श्रेणी के जीव हैं, बड़े श्रेणी के जीव हैं, तो उच्च श्रेणी के जीव में बड़े प्रोटीन चाहिए, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो ये जीव की आकृति को बतलाता है
कि किस प्रकार का जीव है और किस प्रकार के जीव में किस प्रकार का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी प्रोटीन पाया जाएगा। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें 70S पाया जाता है, यानी 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रोटीन पाए जाते हैं। और उच्च श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं उसमें 80S प्रोटीन पाए जाते हैं, 80S। जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य में 80S प्रोटीन पाए जाएंगे, गाय हो गया, गाय में 80S पाए जाएंगे, बकरी हो गई उसमें 80S पाए जाएंगे, और इसमें कोरोना वायरस हो गया तो कोरोना वायरस में हमारा 70S पाया जाएगा। यानी सूक्ष्म जितने भी जंतु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, तो उसमें पाया जाता है हमारा 70S। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, अब देखिए सेंट्रोसोम क्या होते हैं। सेंट्रोसोम यानी जो सेंट्रोसोम होता है तो वो क्या करता है कि रिप्लिकेशन करने का कार्य करता है। सेंट्रोसोम कभी कभी क्या होता है, सेंट्रोसोम पगला जाता है। आप लोग देखे होंगे 5 उंगली है तो 5 से 6 उंगली हो जाता है। कभी कभी एक सिर है तो 1 से 2 सिर हो जाता है। कभी कभी बड़ा पेटवे हो जाता है। कभी कभी दो हाथ की जगह पर 3 हाथ हो जाता है। तो यानी सेंट्रोसोम के पगला जाने की वजह से ऐसा होता है। यानी शरीर में जितना भी अंग है तो अंग निर्माण में कौन मदद करता है, तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अंग निर्माण में हमारा मदद करता है। जैसे ये जो सेंट्रोसोम है तो सेंट्रोसोम सीधे के सीधे एक इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस बनाने का कार्य करता है। तो न्यूक्लियस से एक के हाली जाता है, कनेक्ट होता है, और न्यूक्लियस बोलता है कि ये उंगली बनाना है, तो उंगली बनाने का काम करने लगता है कौन, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है हमारा कि 1 से 2 अंग बनाने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आंख ही बनाना है, तो आंख बनाना है तो ये आंख बनाने का कार्य कौन करेगा, सेंट्रोसोम। उंगली बनाना है तो उंगली बनाने का कार्य कौन करेगा, सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम इधर उधर हो जाएगा यानी पगला जाएगा, खराब होने लगेगा, तो क्या करेगा कि गलत कार्य करने लगेगा। कार्य तो